उस आदमी ने गलती से एक गुलाबी हीरा खोद निकाला, एक ऐसा पत्थर जिसका आकार और रंग दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। एक गुलाम होने के कारण सोलोमन हीरा अपने पास रखना चाहता था, लेकिन इतना बड़ा हीरा कहाँ छिपाया जा सकता है। उसी क्षण सोलोमन का दिल तेज धड़कने लगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पास का पानी का पंप फट गया था, जिससे सभी का ध्यान उधर चला गया। सोलोमन ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और हीरे को अपने पैरों की उंगलियों के बीच छिपा लिया। फिर उसने जल्दी से जाने के लिए शौचालय जाने का बहाना बनाया, लेकिन कमांडर ने सोलोमन के संदिग्ध व्यवहार को देख लिया। उसने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। सौभाग्य से हीरा उसके पैर के तलवे के नीचे छिपा हुआ था। हर जगह तलाशी लेने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि जैसे ही सोलोमन हीरा छिपाने के लिए एकांत जगह पर पहुंचा, एक बंदूक उसके सिर पर दबा दी गई। पता चला कि कमांडर उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही सोलोमन हीरा सौंपने ही वाला था, किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। सरकारी बलों ने अचानक हमला किया और एक बम उन दोनों के ठीक बगल में गिरा। विद्रोही कमांडर मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि सोलोमन एक सूखे पेड़ के पास गया और हीरे को वहीं दफना दिया। सरकारी बलों द्वारा उसे तुरंत पकड़ लिया गया, लेकिन जेल पहुंचने पर सोलोमन का सामना उसी विद्रोही कमांडर से हुआ। पता चला कि वह मरा नहीं था। उसने सोलोमन को तुरंत पहचान लिया और सबके सामने कहने लगा, इस बदमाश के पास एक बेशकीमती गुलाबी हीरा है। जो भी इसे ढूंढ लेगा, उसे मेरी तरफ से एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। सब लोग सोलोमन को लालच भरी नजरों से देखने लगे। खुद को बेगुनाही साबित करने के लिए अपने सारे कपड़े भी उतार दिए। हालांकि इस तरीके से बाकी सब लोग तो काबू में आ गए, लेकिन डैनी को धोखा नहीं दे सकता। डैनी एक गोरा आदमी था जो अफ्रीका में पैदा हुआ था, जो एक बेईमान काला बाजारी हीरा तस्कर था। जहां कहीं भी हीरे होते वह वहां पहुंच जाता था। ये एक खतरनाक पेशा था। एक छोटी सी चूक और जान जा सकती थी, लेकिन अपने अनुभव के साथ डैनी ने अपनी चालाकी को निखारा था। वह न केवल डकैतियों को पहचान और रोक सकता था, बल्कि तस्करी का सामान भी सफलतापूर्वक उतार सकता था। उस दिन डैनी ने एक बार फिर आसानी से हीरों का एक जत्था हासिल कर लिया था। इन हीरों को बेचने के लिए एक पड़ोसी देश ले जाने के लिए उसने खुद को एक रिपोर्टर का वेश धारण किया और हीरे एक भेड़ की खाल के नीचे सिल दिए गए थे। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जो कभी असफल नहीं हुआ था, वो इस बार ठोकर खा जाएगा। ये देखते हुए कि वह मौके पर ही पकड़ा जाने वाला है, डैनी के पास अपने बॉस कटसी को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अफ्रीका की सबसे बड़ी भाड़े की सेना के प्रमुख के रूप में कटसी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था, लेकिन विपक्ष ने न केवल उसका अनादर किया, बल्कि डैनी को सीधे जेल में डाल दिया। लेकिन इसी वजह से डैनी को यह पता चलने का सौभाग्य मिला कि सोलोमन के पास एक गुलाबी हीरा है। इसलिए अपने साथी द्वारा जमानत मिलने के बाद उसने तुरंत साथी को कहा कि सोलोमन को हर कीमत पर जेल से बाहर निकालें, क्योंकि हीरे के व्यापार में अपने कई वर्षों के अनुभव के साथ डैनी उस गुलाबी हीरे का मूल्य सोलोमन से कहीं बेहतर समझता था। एक बार जब वो हीरा उसके हाथ लग गया, तो वह न केवल आर्थिक आजादी हासिल कर सकता था, बल्कि नियंत्रण से बचकर हमेशा के लिए अफ्रीका भी छोड़ सकता था। इसके बाद डैनी होटल लौट आया। उसने खंजर से अपना एक दांत निकाला, जिसके अंदर एक हीरा छिपा हुआ था। उधर उसके साथी ने सोलोमन को जेल से छुड़ाया और जाने से पहले उसे कुछ पैसे दिए, ताकि उसे बेसहारा होने के कारण दोबारा जेल न जाना पड़े। सोलोमन पूरी तरह से उदास था, क्योंकि उस समय वह पूरी तरह से अपने परिवार को ढूंढने में लगा हुआ था। पता चला कि इससे पहले सोलोमन एक साधारण मछुआरा था, जो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रह रहा था। हालांकि जिंदगी साधारण थी, पर शांत नहीं थी। उसका बेटा जेल खास तौर पर अच्छा व्यवहार करने वाला, समझदार और सीखने के लिए उत्सुक था। हर दिन वह समय पर उठता और स्कूल जाने के लिए पहाड़ी सड़कों पर 5 किलोमीटर पैदल चलता था। लेकिन उस दिन जब सोलोमन अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रहा था, तो उनका सामना हथियारबंद विद्रोहियों के एक समूह से हुआ। ये लोग क्रूर और निर्दय थे। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, उन्होंने नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस अफरा तफरी में सोलोमन ने अपनी पत्नी और बच्चों को भागने में मदद की, लेकिन वह खुद मौके पर ही पकड़ा गया। शुरू में उसका एक हाथ काटने वाले थे, लेकिन दुश्मनों ने देखा कि वह मजबूत और हष्ट-पुष्ट है, इसलिए उन्होंने उसे बांध दिया और कड़ी मेहनत करने के लिए हीरे की खदानों में भेज दिया। यही से फिर कहानी की शुरुआत के दृश्य से शुरू होती है। दूसरी तरफ अपने पैसे बदलने के बाद डैनी एक बार में गया, लेकिन उसका मकसद पार्टी करना नहीं था, बल्कि मालिक से पिस्तौल मंगवानी थी। तभी मैटी की सुंदरता से डैनी का ध्यान उधर चला गया। शुरुआत में डैनी बस एक लड़की ढूंढना चाहता था जिसके साथ वह सो सके, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद उसे पता चला कि वह एक रिपोर्टर थी और उसने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि वह एक हीरा तस्कर है। डैनी को प्रेस से जुड़ना पसंद नहीं था, लेकिन मैटी उससे चिपकी रही और उसने कहा कि वह खूनी हीरे के व्यापार और उसके पीछे सबसे बड़े तस्कर का पर्दाफाश करने की जानकारी दे। हालांकि डैनी को खूबसूरत महिलाएं
कितनी भी पसंद क्यों ना हो, वह किसी अनजान रिपोर्टर को कोई भी जानकारी नहीं देता था। होटल लौटकर तलाशी भरे कमरे को देखकर डैनी को तुरंत एहसास हुआ कि उसके साथी ने चुपके से गुलाबी हीरे की खबर कर्नल कटसी को दे दी थी। हालांकि वह समझता था कि इस देश में भरोसा सबसे सस्ती चीज है, फिर भी वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। जो आदमी उसके कमरे में घुसा था वह भी वहां आ गया। दोनों एक ही पक्ष में थे। ऊपर से तो सामान्य बातें कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में अलग अलग विचार थे। डैनी ने खुद कर्नल से मिलने का फैसला किया था और अपना गुस्सा निकालने के लिए उस आदमी को जोर से एक मुक्का मारा। कुछ ही देर बाद डैनी को कर्नल के घर चाय पर आमंत्रित किया गया। अफ्रीका के सबसे बड़े भाड़े के नेता के रूप में कर्नल हीरों का व्यापार करता था और विद्रोहियों को दबाने में सरकार की सहायता भी करता था। कहा जा सकता है कि उसने इस धंधे में खूब धन कमाया था। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ पैसों की परवाह करता था और बाकी लोगों पर अपना रोब जमाता था, तो अब वह इस गुलाबी हीरे को कैसे छोड़ सकता था। इसलिए उसने डैनी को सख्त आदेश दिया कि वह हीरा कैसे भी करके लेकर आए। अगर वह कामयाब रहा तो उसके सारे पिछले कर्ज चुक जाएंगे। साथ ही वह डैनी से भी अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि वह जानता था कि वह अफ्रीका से भागना चाहता है। इसलिए उसने जमीन से मुट्ठी भर लाल मिट्टी उठाई और कहा, यही तुम्हारा घर है, तुम अफ्रीका कभी नहीं छोड़ सकते। डैनी, जो बचपन से ही कर्नल का पीछा करता था और उसकी क्रूरता को समझता था, और अपने गुस्से पर काबू पाकर सोलोमन से मिलने चला गया। लेकिन इस समय सोलोमन किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहा था। सोलोमन ने जोर देकर कहा कि उसे कभी कोई बड़ा गुलाबी हीरा मिला ही नहीं था, इसलिए डैनी को कुछ अलग रणनीति अपनानी पड़ी। शाम को वह बार में वापस आया। मालिक ने उसे वह पिस्तौल दी जो उसने मंगवाई थी, और उस बार मालिक ने कहा कि विद्रोही कल यहाँ हमला करेंगे। उसने उसे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जल्दी से निकल जाने की सलाह दी। तभी डैनी ने मैडी को फिर से देखा। पिछली बार खराब रिश्तों के बाद इस बार वे एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे प्रेमी अभी अभी बिछड़े हों। बात बस इतनी थी कि एक को उसके साथ रात बिताने की लालसा थी, जबकि दूसरे को सिर्फ तस्करी की जानकारी एकत्रित करनी थी। हालांकि ऐसे माहौल में भी दोनों में से कोई भी एक दूसरे के लालच में नहीं आया था। मैटी ने तुरंत कहा कि उसने उसके जैसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें पैसे के लिए किसी की कोई परवाह नहीं होती है। डैनी की भी रुचि समाप्त हो गई, लेकिन जब वह बार में शराब पीने गया तो मैटी ने उसे जाने नहीं दिया और उसके पीछे पीछे चली गई। इस बार डैनी भी पीछे नहीं हटा और पलटकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी नेक हो? तुम्हें लगता है कि तुम अफ्रीका को बदल दोगी? असल में तुम भी हीरे व्यापार की सदस्य हो। अगर तुम्हारी जैसी अमेरिकी लड़कियां न होती जो हमेशा एक परिकठा जैसी शादी, एक चमकते हुए पत्थर का सपना नहीं देखती रहती, तो ये हीरे इतने कीमती नहीं होते और कोई भी इन्हें तस्करी करने के लिए इतनी दूर नहीं जाता। लेकिन मैटी ने जवाब दिया कि हर अमेरिकी लड़की परिकठा जैसी शादी नहीं चाहती, ठीक वैसे ही जैसे हर अफ्रीकी एक दूसरे का कत्ल करके नहीं जीता। इसलिए दोनों एक बार फिर खराब रिश्तों के साथ अलग हो गए। अगले दिन विद्रोही सचमुच शहर में घुस आए। डैनी ने सोलोमन को ढूंढने का मौका लिया। उम्मीद थी कि वह उसे हीरा देने के लिए मना लेगा। इस समय गुलाबी हीरा एक जानलेवा कर्ज बन चुका था। सोलोमन के पास उसे बेचने का कोई मौका नहीं था, लेकिन सोलोमन अभी भी पूरी तरह से अपने परिवार को खोजने के बारे में सोच रहा था। यह देखकर डैनी ने तुरंत कहा, मेरे बिना तुम अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। दोनों जोरदार बहस कर रहे थे, तभी विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इस अफरा तफरी के बीच डैनी लगातार समझाने का प्रयास करता रहा और सोलोमन अपने परिवार के बारे में सोचकर सहयोग करने के लिए सहमत हो गया। विद्रोहियों को नागरिकों की जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सौभाग्य से डैनी एक अनुभवी भाड़े का सिपाही था। उसने गोलियों की बौछार के बीच सोलोमन को बचाने का काम किया और अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर भाग निकला। रात में दोनों शहर के एकमात्र निकास द्वार तक पहुंच गए, लेकिन 3 विद्रोही सैनिक उनकी रखवाली कर रहे थे। भागने के लिए उन्हें जोखिम उठाना पड़ा। इसीलिए डैनी ने सोलोमन से कहा कि वह एक विद्रोही सैनिक होने का नाटक करे, जबकि वह एक बंदी कैदी होने का नाटक करेगा। दुश्मन के अपनी चौकसी कम करने का इंतजार करते हुए डैनी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पहरेदारों को गोली मार दी। उसने विद्रोही की बंदूक उठाई और भागते हुए विद्रोही को दूर से गोली मार दी। इस दृश्य से सोलोमन को अपनी निर्दयता का एहसास हुआ। बाद में दोनों एक सरकारी शरणार्थी शिविर में पहुंचे शरणार्थियों के एक समूह में शामिल हो गए। डैनी की मुलाकात एक पुरुष रिपोर्टर से हुई और उसके जरिए उसे मैडी मिली। मिलते ही डैनी ने कहा, मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें सोलोमन को उसके परिवार को खोजने के लिए संयुक्त राष्ट्र डेटाबेस तक पहुंचने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करना होगा। डैनी ने ऐसा इसलिए किया
क्योंकि वह जानता था कि गुलाबी हीरा पाने के लिए उसे पहले सोलोमन से निपटना होगा और इसके लिए पहले सोलोमन को उसके परिवार को ढूंढने में मदद करनी पड़ेगी। हालांकि मैटी जानती थी कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे पता था कि सोलोमन हीरे के बारे में जानता है, क्योंकि एक तुच्छ व्यक्ति जो केवल लाभ की परवाह करता है वह एक मछुआरे की मदद करने के लिए इतना उदार नहीं हो सकता था। लेकिन एक नेक पत्रकार होने के नाते जब तक कि यह लोगों को बचाने के लिए था, उसे अन्य चीजों की परवाह नहीं थी। बहुत जल्दी मैटी को सोलोमन के परिवार का पता चल गया। वे उस समय पड़ोसी देश के एक शरणार्थी शिविर में थे, लेकिन जब वे हेलीकॉप्टर से पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ शरणार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सोलोमन के परिवार के सदस्यों को ढूंढना वाकई आसान काम नहीं था। सौभाग्य से भगवान ने सोलोमन पर दया की। सोलोमन ने जल्दी ही अपनी पत्नी और बेटी को देख लिया। हालांकि उसके बेटे जे को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इससे सोलोमन पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से बच्चों की क्रूरता देखी थी और जानता था कि विद्रोही उसे एक क्रूर व्यक्ति बना देंगे, और उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। इस समय जे को एक आंख वाले कमांडर ने एक हत्या मशीन में बदल दिया था। गांव वालों का कत्लेआम करते समय लड़के में कोई दया की भावनाएं नहीं थी। मामला और भी बदतर हो गया, क्योंकि सरकार को डर था कि शरणार्थी विद्रोहियों में शामिल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि सोलोमन की पत्नी और बच्चों को युद्ध समाप्त होने के बाद ही घर पर वापस छोड़ा जाएगा। सोलोमन एक बेजान आदमी की तरह था। हर दिन में अपने बेटे का नाम बुदबुदाता था। जहां तक डैनी की बात है, उसे केवल हीरे की परवाह थी कि सोलोमन ने गुलाबी हीरे को कहां दफनाया था। उसने अपनी सारी ऊर्जा उसे खोदने पर केंद्रित कर दी, लेकिन वहां का इलाका खतरनाक था और कई गुट नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे थे। एकमात्र मौका मैटी की टीम में घुसपैठ करने का था, लेकिन इस समय मैटी बहुत परेशान थी। एक प्रतिष्ठित स्कूल से स्नातक होने के कारण वह होशियार और तेज तर्रार थी और न्यूयॉर्क में एक शानदार जिंदगी जी सकती थी, लेकिन वो हमेशा दुनिया से अन्याय को मिटाना चाहती थी। लेकिन उसके लेख चाहे कितने भी भावुक क्यों न हों, उसकी तस्वीरें चाहे कितनी भी वास्तविक क्यों न हों, ज्यादा से ज्यादा पाठकों के आंसू ही खींचती थीं। वह अफ्रीका में व्याप्त दुख को बदलने में पूरी तरह विफल थी। वह अब और ऐसा नहीं करना चाहती थी, बल्कि हीरे के व्यापार के पीछे छिपे लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए ठोस सबूतों को इकट्ठा करना चाहती थी। शायद मैटी के कार्यों से प्रभावित होकर, या शायद सिर्फ गुलाबी हीरे को पाने की चाहत में, डैनी ने उसे हीरे के पीछे की तस्करों की श्रृंखला के बारे में पूरी सच्चाई बता दी। वह पड़ोसी देशों में हीरे की तस्करी करता था, फिर स्थानीय खरीदार हीरे बिचौलियों को सौंप देते थे। जब बिचौलियों ने कस्टम्स को रिश्वत दी तो वे प्रमाणित कर सकते थे कि ये हीरे घरेलू स्तर पर ही खनन किए गए थे, जिससे उन्हें कानूनी तौर पर निर्यात किया जा सकता था। और इस स्वार्थ के पीछे का आदमी वेंडी कैप था। एक ओर उसने आपूर्ति को नियंत्रित करने और ऊंची कीमतें बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में हीरे जमा किए, दूसरी ओर उसने युद्ध को जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। विद्रोहियों के हीरों को सीधे बाजार में आने से रोका। युद्ध समाप्त होने के बाद डैनी ने प्रत्यक्ष प्रमाण देने का भी वादा किया, लेकिन उसे इस जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के लिए गुलाबी हीरा मिलने तक इंतजार करने के लिए कहा, अन्यथा डैनी को पहले ही मार दिया जाएगा। इसलिए दोनों के बीच एक सहयोग समझौता हुआ। डैनी और सोलोमन ने भी कर्मचारी होने का नाटक किया और मैटी की टीम में घुसपैठ की, लेकिन अपने गंतव्य के रास्ते में काफिले पर अचानक विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इस संकट में सोलोमन ने एक बच्चे को बचाया, लेकिन क्योंकि बस में ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए उनमें से कुछ लोग केवल एक दूसरे छोटे ट्रक में ही चढ़ सके। बस में सवार सभी लोग विद्रोहियों द्वारा मार दिए गए। हालांकि उन्होंने ट्रक को जंगल में भागने का मौका उठाया, लेकिन जैसे ही वे खतरे से बच निकले, उनका सामना स्थानीय गोरिल्लाओं से हो गया। सौभाग्य से इन लोगों को अंधाधुंध हत्या करने की आदत नहीं थी। कुछ इशारों और मैटी की फोटोग्राफी के बाद उन्होंने न केवल जल्दी से अपनी सतर्कता कम कर दी, बल्कि तीनों को एक छिपने की जगह पर भी ले गए। युद्धग्रस्त अफ्रीका की तुलना में यह जगह सचमुच धरती पर एक स्वर्ग थी। यहाँ के सभी बच्चे पहले पकड़े गए बाल सैनिक थे, लेकिन सावधानी पूर्वक शिक्षा और प्यार से वे अपनी सहज मासूमियत और बेफिक्री में लौट आए थे। यह सब जागीर के मालिक की बदौलत था। उनका हमेशा से मानना था कि लोगों को अच्छे और बुरे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कि सबसे खलनायक भी शिक्षा से एक पल में जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। डैनी ने ये बातें सुनी और इस बारे में विचार किया। शाम को उसने बच्चों का गाना सुना,
और पाम वाइन के प्रभाव में पहली बार उसने मैडी के सामने अपना दिल खोल दिया। पता चला कि डैनी अफ्रीका में पैदा हुआ एक श्वेत व्यक्ति था। जब वह 9 साल का था तब उसकी मां की हत्या कर दी गई थी और उसके पिता का भी सिर काट दिया गया था। यह कहा जा सकता है कि युद्ध ने उससे सब कुछ छीन लिया था। इसलिए 19 साल की उम्र में वह कर्नल के साथ एक भाड़े का सैनिक बन गया और तब से अश्वेत लोगों से लड़ता और उनका विरोध करता रहा। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह सब शांति के लिए नहीं था और निश्चित रूप से नस्लीय घृणा को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि केवल पैसे और मुनाफे के लिए था। तब से उसने अकेले लड़ने का फैसला किया और एक स्वार्थी तस्कर बन गया। लेकिन अब वह बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था और वह गुलाबी हीरा को लेकर हमेशा के लिए अफ्रीका छोड़ने का उसका टिकट था। डैनी के चेहरे पर धीरे धीरे दर्द भरा भाव देखकर मैटी ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। इस पल से दोनों के दिल एक दूसरे के और करीब आ गए। अगले दिन जागीर का मालिक उन तीनों को उनके गंतव्य तक ले गया। रास्ते में उनका सामना विद्रोहियों की बाल सेना से हुआ। जागीर के मालिक ने अपनी दयालुता के कारण उसने सोचा कि वह उन्हें शब्दों से मना सकता है, लेकिन उन्होंने सीधे उस पर गोली चला दी। डैनी ने उन्हें धमकाने के लिए जल्दी से अपनी बंदूक निकाल ली। बच्चों के उससे डरने का फायदा उठाते हुए भाग गया। तभी कर्नल का कैंप पास ही था। गंभीर रूप से घायल जागीर मालिक को बचाने के लिए डैनी के पास पहले कैंप की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अच्छी खबर यह थी कि जागीर मालिक के पास अभी भी बचने की संभावना थी, लेकिन बुरी खबर यह थी कि इस समय कर्नल अपने सैनिकों को कोनों ले जाने की तैयारी कर रहा था। उसने डैनी से गुलाबी हीरे को खोजने के लिए अपने साथ चलने को कहा, लेकिन डैनी अच्छी तरह जानता था कि एक बार जब वह बड़ी सेना का पीछा करेगा तो उसे हीरे का एक कण भी नहीं मिलेगा। इसलिए तंबू से बाहर निकलने के बाद उसने तुरंत मैडी से मदद मांगी ताकि वह शस्त्रागार के पास के पहरेदारों को फुसला सके, ताकि वह चुपके से अंदर घुसकर हथियार चुरा सके और सोलोमन को भी यहाँ से ले जा सके। यह सुनकर मैटी तुरंत डैनी के इरादे समझ गई और यह भी जान गई कि उसकी यह यात्रा निश्चित रूप से ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन वह आंसुओं के बीच सहमति में केवल सिर हिला सकी। डैनी ने अपने पास मौजूद सबूत भी सौंप दिए ताकि अगर डैनी सचमुच कोनों में मर भी गया तो भी मैटी सारी सच्चाई सामने ला सके। बाद में मैटी की मदद से डैनी को हथियार मिल गए और दोनों अलग होने वाले थे। दरअसल इतनी कठिनाइयों और ईमानदारी से की गई बातचीत के बाद उनके मन में एक दूसरे के लिए प्यार भी बढ़ता गया, लेकिन दोनों हमेशा के लिए अलग भी हो सकते थे। हालांकि इस धरती पर प्यार के अलावा दोनों के अपने अपने रास्ते थे। अपनी अपनी किस्मत को स्वीकार करना था। जाने से पहले उसने न केवल याद के लिए एक तस्वीर ली, बल्कि डैनी को अपना मोबाइल नंबर भी दिया। अलग होने के बाद वे दोनों अपने अपने भाग्य की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में डैनी और सोलोमन ने गुलाबी हीरे के बारे में बात की। जब उसे पता चला कि हीरा कम से कम 100 कैरेट का है, तो सोलोमन के भारी कदम हल्के हो गए, मानो हीरा और आजादी उसके सामने ही हों। लेकिन उसी रात एक दुर्घटना फिर से घटी। जैसे ही एक विद्रोही सैन्य वाहन तेजी से गुजरा, सोलोमन ने उस पर अपने बेटे की एक झलक देखी। अपने बेटे को ढूंढने के लिए बेहद उत्सुक उसने शोर मचा दिया और दोनों लगभग दुश्मनों द्वारा मारे जाने वाले ही थे। मौत से बचने के बाद डैनी का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने सोलोमन को धमकी देने के लिए एक चाकू भी निकाल लिया। अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन सोलोमन के दिल में गुलाबी हीरा उसके बेटे जितना कीमती नहीं था, इसलिए धमकी के बावजूद वह पहले अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। इस तरह दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन सोलोमन अपनी बात पर ही अडिग रहा और अनिच्छा से डैनी को भी उसकी बात माननी पड़ी। शाम को दोनों विद्रोही शिविर को टटोलते रहे, लेकिन उसके बेटे का कोई निशान नहीं मिला। दोनों को अपना रास्ता जारी रखना पड़ा। पहले दोनों अक्सर हीरों के बारे में बातें करते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के जीवन के बारे में बात करने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से खुल गए। डैनी ने यहाँ तक कहा कि वह उसके बेटे को जरूर बचा लेगा। छोटे रास्तों पर एक और दिन और रात चलने के बाद दोनों आखिरकार उस खदान तक पहुंच गए जहां गुलाबी हीरा दबा हुआ था। लेकिन वह जगह कड़ी सुरक्षा वाली थी, वहां सीधा पहुंचना मुश्किल था। हालांकि कोई विकल्प नहीं होने के कारण डैनी को एक खतरनाक दांव खेलना पड़ा। कर्नल को सटीक निर्देशांक भेजते हुए और रास्ता साफ करने के लिए भारी गोलाबारी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। डैनी जानता था कि यह जोखिम भरा कदम है, लेकिन इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। वह केवल दोनों पक्षों के बीच चल रही लड़ाई का फायदा उठाने की उम्मीद कर सकता था। उसने हीरे वाली जगह पर चुपके से पहुंचकर उसे खोदने और फिर मौके का फायदा उठाकर भागने का प्लान बनाया। लेकिन सोलोमन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका बेटा भी अंदर ही है और एक बार गोलीबारी शुरू हो जाने पर उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए शाम को जब डैनी गहरी नींद में सो रहा था, उसने चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसपैठ की और अपने बेटे को ढूंढ निकाला। किसने सोचा होगा कि उसका बेटा न केवल उसे पहचान पाएगा,
बल्कि उसे गद्दार भी समझेगा और उसे पकड़ लेगा। तभी डैनी को पता चला कि सोलोमन गायब है और वह भी उसके पीछे चला गया। लेकिन इस स्थिति का सामना करते हुए वह केवल एक मौके का इंतजार कर सकता था। अगली सुबह घायल विद्रोही कमांडर प्रकट हुआ। सोलोमन को देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने उसे गुलाबी हीरा सौंपने की धमकी दी। कमांडर को इस हीरे की चाहत इसलिए थी क्योंकि वह भी डैनी की तरह इस पैसे का इस्तेमाल करके इस धरती के नर्क से बच के दूर जाना चाहता था। खतरे का सामना करते हुए सोलोमन आत्मसमर्पण करने ही वाला था, जबकि डैनी परछाई में छिपी ऐसी बेचैनी में था मानो आग लगी हो। वह डर रहा था कि गुलाबी हीरा उससे अब हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। तभी कर्नल का हेलीकॉप्टर वहां प्रकट हुआ। गोलियों और बमों की बौछार में विद्रोही तुरंत बिखर गए। हालांकि स्थिति खतरनाक थी, डैनी का मन बहुत साफ था। वह जानता था कि उसके बेटे को बचाना होगा, क्योंकि सोलोमन से यह पता लगवाने का यही एकमात्र तरीका था कि गुलाबी हीरा कहाँ छिपा है। इसीलिए अपनी जान को खतरा होने के बावजूद उसने उसके बेटे को बचा लिया और दूसरी तरफ सोलोमन को आखिरकार बदला लेने का मौका मिल गया। उसने सीधे लोहे की छड़ से एक आंख वाले कमांडर का सिर फोड़ दिया। पूरी तरह से विद्रोहियों का जल्दी से सफाया हो गया। इस समय सबका ध्यान एक बार फिर सोलोमन पर गया और सोलोमन भी जानता था कि गुलाबी हीरे का स्थान ही उसका जीवन रक्षक कार्ड था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। कर्नल ने कहा कि डैनी उससे बात करके वो हीरा निकलवाए, बाद में वह उसे 60-40 के अनुपात में बंटवारे के लिए तैयार है, वरना दोनों को मरना होगा। तभी डैनी ने उसके बेटे को बाहर निकाला। अपनी कमजोरी को फिर से अपने खिलाफ पाकर सोलोमन के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह उस जगह पर गए, लेकिन विद्रोहियों ने उस जगह को पहले ही खोद के तहस नहस कर दिया। सोलोमन ने खुदाई जारी रखी। उस पल डैनी और सोलोमन दोनों को साफ समझ आ गया कि जैसे ही हीरा मिलेगा उनकी जान जरूर खतरे में पड़ जाएगी। डैनी ने अचानक अपने बगल वाले व्यक्ति से सिगरेट मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। सोलोमन को भी डैनी पर ज्यादा भरोसा था। वह उसके साथ सब कुछ दांव लगाने को तैयार था ताकि कोई रास्ता निकल सके। इसीलिए उसने हीरा मिलने का नाटक किया। डैनी ने मौके का फायदा उठाया और फौरन उस सैनिक को मार डाला। सोलोमन ने भी इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए अपने बगल वाले कर्नल पर हमला कर दिया। डैनी जल्दी से जंगल में छिप गया, फिर अचानक वापस मुड़ा और कर्नल को खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद सोलोमन ने भी हीरे को खोद निकाला, लेकिन लड़ाई के दौरान दुर्भाग्य से डैनी के पेट में गोली लग गई थी। अचानक सोलोमन के बेटे ने बंदूक से उनका रास्ता रोक दिया। जब तक सोलोमन ने उसे पुरानी याददाश्त याद दिलाई, हालांकि जैसे ही उसे होश आया और पिता पुत्र का पुनर्मिलन समाप्त हुआ, तीनों पर हमला हुआ और वे जल्दी से भाग निकले। रास्ते में डैनी ने हीरा वापस मांगा और अपने साथी से पहले ही संपर्क कर लिया कि उन्हें लेने के लिए एक विमान भेजा जाए, लेकिन उतरने का स्थान आगे पहाड़ की चोटी थी। वहां पहुंचने के लिए उन्हें 10 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी सड़कें पार करनी थी। डैनी की सांस फूलने की आवाज सुनकर सोलोमन ने उसे रुकने और आराम करने की सलाह दी, लेकिन दुश्मन किसी भी समय उसे पकड़ सकते थे, इसलिए वह केवल समय के साथ दौड़ने का पूरा प्रयास कर रहा था। हालांकि ढलान पर आधा ही चढ़ने के बाद डैनी में कोई ताकत नहीं बची थी। सोलोमन ने दृढ़ता से उसे उठाया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद डैनी पूरी तरह से घायल हो गया था। वह जानता था कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसने वह हल्का गुलाबी हीरा निकाल लिया। यही वह चीज थी जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हालांकि वह इस सिद्धांत को समझता था कि लोग धन के लिए मरते हैं और सफलता अब उसकी उंगलियों पर है, फिर भी उसे थोड़ा अफसोस हुआ। हालांकि अंत में उसने यह हीरा सोलोमन को देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उसने सोलोमन को मैटी का बिजनेस कार्ड भी दिया, जिसमें लिखा था कि राजधानी वापस आने पर उसे मदद के लिए फोन करे। इसके अलावा उसने सोलोमन को एक बंदूक दी और उसे विशेष रूप से चेतावनी दी कि वह यहाँ किसी पर भरोसा न करे। तभी दुश्मन ने उसे पकड़ लिया। सोलोमन को भागने के लिए समय देने के लिए डैनी ने अकेले ही अपनी बंदूक तैयार की और लड़ाई शुरू कर दी। जब तक उसने सोलोमन और उसके बेटे को दूर जाते नहीं देखा, तब तक वह रुका नहीं। फिर उसने राहत की सांस ली। फिर उसने सैटेलाइट फोन से मैडी को फोन किया। उसे सोलोमन और उसके बेटे को किसी भी कीमत पर लाने के लिए कहा। शुरुआत में कॉल आने पर मैटी बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार बढ़ती तेज सांसों की आवाज सुनकर मैटी का दिल अचानक बैठ गया। इस पल साथी का हेलीकॉप्टर डैनी के सिर के ऊपर से गरजा, लेकिन उसे अब कोई अफसोस नहीं हुआ, बस आहें भर रहा था। यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है, काश तुम भी यहाँ होती। लेकिन खुशकिस्मती से उसने उसे सच्ची कहानी बता दी थी, ताकि वह बाद में अपना लेख आजादी से लिख सके। इस पल मैडी को भी डैनी के शब्दों का अर्थ समझ आ गया। वह रो पड़ी और बोली, काश मैं भी तुम्हारे साथ होती। लेकिन डैनी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ठीक अभी वही हो
जहां तुम्हें होना चाहिए था। फोन काटने के बाद डैनी ने अपने पास रखी खून से सनी मिट्टी अपने हाथ में उठाई, मानो कर्नल की बात सही थी, यही उसकी नियति थी। हालांकि उसने भागने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन आखिरकार उसका जन्म और मृत्यु यहीं होनी थी। चमकदार सूर्यास्त में डैनी ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही समय बाद सोलोमन मैटी की मदद से गुलाबी हीरे को लंदन ले आया और मैटी की सावधानी पूर्वक व्यवस्था के तहत डायमंड मोनोपोली के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक व्यापारिक समझौता किया। शर्त यह थी कि वह अपने परिवार को खोजने में मदद करे। इस तरह सोलोमन का परिवार आखिरकार फिर से मिल गया और लेन देन का दृश्य भी मैटी ने पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया। बाद में मैटी ने अपने पास मौजूद सबूतों के आधार पर हीरे के व्यापार के पीछे के काले रहस्यों को उजागर किया। सोलोमन भी एक गवाह के रूप में खड़ा हुआ था, पूरी दुनिया को अफ्रीका में हुई खूनी कहानियां सुनाई। आखिरकार मई 2003 में 40 देशों ने किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना पर हस्ताक्षर किए। किसी भी हीरे को जो कानूनी तौर पर उसके स्रोत से निकाला गया हो, एक छेड़छाड़ रोधी कंटेनर में पैक किया जाना चाहिए और निर्यात करने के लिए किम्बरली प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए। अन्यथा अज्ञात मूल के सभी हीरे प्रतिबंधित हैं। हीरे मूल रूप से साधारण पारदर्शी पत्थर ही होते हैं, लेकिन मानवीय लालच और भौतिक वस्तुओं की लालसा के कारण वे पवित्रता, कुलीनता और यहाँ तक कि धन और शक्ति के प्रतीक बन गए हैं और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मानव स्वभाव की बुराई लगातार उजागर होती रहती है, जिससे शोषण और रक्तपात होता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।